मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने युवा और कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट दिया है। सरकार कर्मचारियों को अग्रिम सैलरी 28 अक्टूबर तक देने जा रही है। विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के हिसाब से पेंशन देने का ऐलान किया है, तो दिवाली से पहले डीए भी मिल सकता है। लेकिन इन सबसे बड़ा ऐलान ये है कि प्रदेश में 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी। डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। जो हमारी सरकारी डिपार्टमेंट है, सरकारी नौकरियां, दिसंबर 24 तक 1 लाख सरकारी नौकरियों की वैकेंसी में भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। एक बड़ी सुखद सूचना है बेरोजगारी को दूर करने के लिए और सरकारी विभागों में काम को और बेहतर बनाने के लिए। तो दिसंबर 24 तक 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आज कैबिनेट ने तय किया है। दीपावली पर्व के कारण माह अक्टूबर का वेतन 28 अक्टूबर को विक्रम होगा, जिससे कि दीपावली में उनको सुविधा रहे। सभी निगम मंडलों में भी 28 अक्टूबर को वेतन विक्रम किया जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव सरकार का ये फैसला भाजपा के संकल्प पत्र को पूरा करने की दिशा में बढ़ा कदम कहा जा सकता है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने हर परिवार को एक नौकरी या स्वरोजगार का वादा किया था। भाजपा का दावा है कि वो अपने हर संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस को सरकार के इस फैसले पर भरोसा ही नहीं। देखिए, हर हित के लिए मध्य प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध है। आज कैबिनेट में लिए गए अनेकों निर्णय सभी हितों के ध्यान में रख के लिए गए हैं। ऐसे में रोजगार को लेके इंडस्ट्रियल समिट से लेके जो आज का निर्णय है वो मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए और मध्य प्रदेश में रोजगार सृजन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कितने बार सरकार विज्ञापन निकाल चुकी है, कभी किसी की नौकरी मिली, विज्ञापन निकाला, फॉर्म भरने के पैसे जमा करा लिए, करोड़ों रुपए जमा करा लिए। पिछले वर्ष अगस्त में परीक्षा हुई थी, 23,000 लोग परीक्षा में बैठे थे, आज तक रिजल्ट नहीं खुला, 1.5 साल हो गए, तो कैसे विश्वास करें। एमपी रोजगार पोर्टल पर 25,82,789 बेरोजगार युवाओं का रजिस्ट्रेशन है। एमपी में बेरोजगारी। रोजगार पोर्टल पर 25,82,789 बेरोजगार दर्ज हैं। स्नातक और उससे अधिक योग्यता वाले 11,70,985 बेरोजगार हैं। 1.2 लाख से अधिक इंजीनियर सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। 16,000 से अधिक एमबीए सरकारी नौकरियों की तलाश में हैं। 3,600 से अधिक डॉक्टर, इतने ही बीडीएस सरकारी नौकरी मांग रहे हैं। वही बात खाली पदों की करें तो सरकार के 55 में से 44 विभागों में 3 लाख से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं। इनमें 1,01,958 पद सिर्फ स्टेट कैडर के हैं, जबकि अनुमान है कि संभाग और जिला कैडर में ये संख्या 2 लाख से ज्यादा होगी। इन हालातों में सरकार का ये फैसला बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को कितनी राहत देता है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा डॉक्टर मोहन का दिवाली गिफ्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। युवाओं के लिए कितनी बड़ी सौगात है 1 लाख सरकारी भर्तियों का ऐलान। क्या जल्द सभी खाली पदों को भरेगी सरकार? क्या युवाओं और कर्मचारियों को साधने में कामयाब हो गई है डॉक्टर मोहन यादव सरकार? कांग्रेस को क्यों नहीं सरकार की रोजगार नीति पर भरोसा? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। कर्मचारियों की तनख्वाह, वेतन वृद्धि, उनके वेतनमान में बढ़ोतरी, महंगाई भत्ता और सबसे बड़ी सरकारी जो पद रिक्त हैं उन पर भर्तियां, ये ऐसे मामले हैं जो बड़े स्तर पर एक बड़ी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी हैं उन्हें 7वें वेतनमान के हिसाब से पेंशन देने का ऐलान किया है। दीपावली से पहले डीए भी मिल सकता है। और सबसे बड़ा ऐलान ये है कि प्रदेश में 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी
ये कैबिनेट में निर्णय लिया गया है। और चूँकि दीपावली 31 अक्टूबर की है, कहीं कहीं 1 नवंबर अभी उसको लेकर कन्फ्यूजन है, लेकिन दीपावली के पहले सरकार अक्टूबर माह की सैलरी कर्मचारियों के खाते में डालेगी ताकि वो इस त्यौहार को भरपूर उसका आनंद ले पाएं। और उन्होंने कहा है कि आगे भी इस दिशा में हर परिवार को एक नौकरी और स्वरोजगार देने का जो वादा किया था, इस दिशा में आगे भी लगातार हम काम करेंगे। जो इन्वेस्टर समिट हैं, जो आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए गए कदम हैं, वो इसी की बानगी हैं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं संतोष सिंह गौतम जी, मुख्य प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। मंजरी जैन जी, मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। योगेश जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। तो संतोष जी, इतने से संतोष करेंगे? देखिए नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, घोषणाएं जब करती है तो उसके पीछे ये समझ पाना मुश्किल होता है कि ये उसकी किस कारण से, किस लालच में उसने घोषणा की है। क्योंकि आज तक जितनी भी घोषणाएं वो करती आई है, कभी कोई घोषणा धरातल पर नहीं उतरी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो उपचुनाव है उसमें पॉजिटिव सेंटिमेंट बनाने के लिए, क्योंकि सरकार की तरफ से घोर निराशा लोगों के हाथ में लगी है, चाहे वो किसान हो जिनको समर्थन मूल्य नहीं मिला, जिनको सोयाबीन का अपेक्षित मूल्य नहीं मिला, या चाहे स्टूडेंट्स हो या किसी शिक्षक हो, कोई भी वर्ग हो जो सरकार से संतुष्ट नहीं है, उसको कहीं एक प्रकार से प्रलोभन देने के लिए तो ये घोषणा नहीं की गई है। क्योंकि आज तक हमने देखा है कि सरकार ने इसके पहले भी जब भर्ती की बातें की तो वो भर्तियां जो है वो कभी शिक्षक भर्ती घोटाले की भेंट चढ़ गई, कभी पटवारी भर्ती घोटाले की भेंट चढ़ गई, कभी नर्सिंग घोटाले की भेंट चढ़ गई, कभी पुलिस भर्ती घोटाले की भेंट चढ़ गई। तमाम तरीके से, चाहे पेपर लीक हो, चाहे भर्ती में घोटाला, भ्रष्टाचार, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी घोषणा करती है तो जब तक वो धरातल पर उतर नहीं जाती है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश करे सरकार और फिर इसके बाद एक और घोटाला सामने आ जाए भर्ती का। तो मैं समझता हूं कि सरकार को सबसे पहले जो अपने भ्रष्टाचारी चलाने वाले जितने भी संचालक है, चाहे वो माफिया हो, शिक्षा के माफिया हो, भर्ती माफिया हो, चाहे सरकार में वो लोग जो बैठे हैं जो इन माफियाओं को संरक्षण देते हैं, तो उन पर अंकुश लगाने के पहले ऐसी जितनी भी घोषणाएं सरकार करेगी, मैं समझता हूं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने की पूरी संभावना है। जी मंजरी जी, मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से ये अच्छा निर्णय है, लेकिन जो संतोष जी ने कहा इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल था, फिर वो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड हो गया, उसके तमाम नामकरण बदले गए, सिर्फ नाम बदले, लेकिन उसके काम करने का तरीका नहीं बदला। और जितनी परीक्षाएं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने निरस्त की हैं या कहीं उनके पेपर लीक हो गए हैं, कहीं कुछ हो गया है, इससे एक सिस्टम पर भरोसा हटा है और पूरी प्रक्रिया जो है वो संदेह के दायरे में है। तो सरकार ने निर्णय बड़ा लिया है, लेकिन जो एग्जामिनेशन बोर्ड है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी तो वही लोग हैं, क्या कहें? नहीं, देखिए, सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ इस भर्ती प्रक्रिया में काम करेगी और जिन लोगों ने अगर कुछ इस तरीके के कुछ मामले सामने आए हैं तो उनके खिलाफ सरकार ने सख्त कदम भी उठाए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। लेकिन युवाओं के साथ कोई अन्याय ना हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। और देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में तो एक पर्ची पर लिखकर नियुक्तियां हो जाती थी कि सारे नियमों को शिथिल करते हुए फलाने को नियुक्ति की जाए, सारे नियमों को दरकिनार करते हुए फलाने की नियुक्ति करी जाए, और उसमें वो रुपए नोट के ऊपर भी लिखकर ऐसी नियुक्तियां की गई। तो ये फर्जीवाड़े कांग्रेस के शासनकाल में हुआ करते थे। लेकिन यदि इस तरीके का कोई काम होता है हमारी सरकार में तो हमने उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम भी किया है। तो ये सरकार की प्राथमिकता है कि युवाओं को सर्वोच्च रोजगार के अवसर प्रदान करें। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस और पूरी अपने संकल्प के साथ जो संकल्प लिया था चुनाव के दौरान, उस संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत है, वो काम कर रहे हैं। पूरी सरकार जो है एकजुट होकर काम कर रही है और हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर और नए आयाम स्थापित किए जाए, इसके लिए भी सरकार काम कर रही है। तो कई सारी हम देख रहे हैं इन्वेस्टर्स समिट भी हो रही है और
ये सरकार की मंशा है कि युवा खुद अपने पैरों पर खड़ा हो, ना कि नौकरी मांगने वाले हाथ बने। हम नौकरी देने वाले हाथ भी बने, इस और भी सरकार काम कर रही है। तो कई ऐसे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, नहीं वो तो सूक्ष्म ठीक है, उद्योगों लेकिन की जो तरफ एक भी सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पद सृजित किए हैं सरकार ने, स्वयं सरकार ने सृजित किए हैं, चाहे डॉक्टर्स के हों, इंजीनियर्स के हों, पुलिस के हों, जो भी विभाग हैं, तो वो सृजित पद, उनमें अभी 1/3 भर्तियां हुई हैं, करीब 2 लाख पद खाली। बिल्कुल। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम 2024 में मतलब दिसंबर में ही 1 लाख से अधिक नौकरियां निकाल रहे हैं। और इसके अलावा सारे विभाग के मंत्रियों को, सारे विभाग के अधिकारियों को आदेशित भी किया है कि पूरा रोड मैप तैयार करें और अगले 4 सालों में तकरीबन 4 लाख नौकरी देने का जो सरकार ने घोषणा की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। तो निश्चित तौर पर उस पर काम होगा और लोगों मतलब प्राथमिकता में इस समय सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है कि युवाओं को रोजगार मिले और उनको कैसे रोजगार से जोड़े, कैसे रोजगार सृजित करें, ये सरकार की प्राथमिकता में है। निश्चित तौर पर इसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। पिछले इन्वेस्टर्स मीट में भी, समिट में भी हमने देखा कि तकरीबन 1,52,000 का जो है 52,000 करोड़ का जो है इसमें निवेश आया और 2.5 लाख करीब लोगों को इसमें रोजगार मिला। और हर तरह से देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है, तो मैन पावर कहाँ से आ रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। अगर हम देख रहे हैं तो चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, उसमें भी लोगों को मिल रहा है रोजगार। पर्यटन के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, कई छोटे बड़े उद्योगों को भी स्थापित किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर रोजगार के तो नए अवसर भी हम जो है बना रहे हैं। और अभी जो पिछले 1.5 साल में तकरीबन 733 रोजगार मेलों का आयोजन हुआ, जिसमें 76,000 लोगों के लिए जो है ऑफर लेटर भी दिए गए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को काम तो मिल रहा है। और ये एक जो सर्वे रिपोर्ट जो है उसमें भी आया है कि 1% जो है बेरोजगारी मध्य प्रदेश के अंदर कम हुई है। तो ये सब सकारात्मक जो हमने कदम उठाए हैं उसी का परिणाम है। जी, योगी राज जी से पूछ लेता हूँ। देखिए योगी राज जी, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए जो सृजित पद हैं वो उसकी न्यूनतम आवश्यकता है। तो अभी 3 लाख खाली थे, मतलब 33% के करीब पद भरे जाएंगे। एक बड़ा निर्णय लिया है, क्योंकि सरकारी मशीनरी, एक सैलरी पर एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है उस सरकारी मशीनरी से काम लेना। एक एफिशिएंसी, अगर आप देखें दूर दराज के अंचलों में शिक्षक नहीं जाना चाहते, मतलब ये एक सामाजिक समस्या भी है। चिकित्सक नहीं जाना चाहते, प्रोफेसर्स नहीं जाना चाहते, मतलब सबको शहर चाहिए। अच्छी खासी तनख्वाह सरकार दे रही है लेकिन नहीं जाना चाहते। तो वो एक क्रियान्वयन भी है, पहले तो नौकरियां सृजित करना है, फिर उनको उन जगहों पर भेजना है, फिर भी एक बड़ा लंबा जो करीब करीब 1/2 जगह और खाली रहेंगी वो भी भरना है। उसके बाद जो आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार की बात की है, बहुत समय से चल रहा है, 10 साल से देश में चल रहा है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन जो दिखना चाहिए था वो दिख नहीं रहा है। जो लोग स्वरोजगार कर रहे हैं, जो 100, 150, 200 लोगों को, 250 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उनको कोई प्रोत्साहन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा, मतलब ठीक है कागजों में कौन उसका फायदा ले रहा है, सीखो कमाओ और देखो लूटो लुटाओ क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा। 150, 125 लोग तो यही काम कर रहे हैं, कहाँ है प्रोत्साहन, बताओ आप। नवीन जी, आपने इस मुद्दे के इस विषय के बहुत सारे गंभीर विषयों को छेड़ दिया नौकरी देने के बीच क्योंकि ये एक इतनी विस्तृत इसमें सोच की ज़रूरत है सरकार की। एक बात मैं ज़रूर शुरू इस बात से करना चाहूँगा कि मोहन सरकार की इस बात में प्रशंसा करनी चाहिए कि वो प्रयास ज़रूर कर रहे हैं। जिस स्थिति में मध्य प्रदेश था, कैसे ना कैसे करके, चाहे आप इन्वेस्टर समिट करें, चाहे आप कौशल विकास के प्रयास करें युवाओं में, लेकिन सरकार कुछ करने की स्थिति में दिखाई दे रही है। अब बात आती है कि ये कैसा होगा। एक बात इसमें ये बहुत अच्छी कि इन्होंने डेडलाइन तय कर दी कि दिसंबर तक हम 1 लाख भर्ती कर देंगे। इसका मतलब है कि जब अगला चुनाव होगा तो हो सकता है शायद वो जो 33% की आप बात कर रहे हैं वो पूरा कर लें। लेकिन अब इसमें जिम्मेदारी सरकार की बढ़ जाती है, सरकार से ज़्यादा विपक्ष की बढ़ जाती है। और वो इसलिए बढ़ जाती है कि अभी तक होता यह था कि सरकार घोषणा कर देती थी हम साहब आने वाले दिनों में इतने पद भरेंगे, लेकिन इसको भरवाने का सरकार का जिम्मा तो है ही, लेकिन ये विपक्ष का भी काम है कि वो सरकार को चैन से नहीं बैठने दे। अभी हो क्या रहा है, आपने 2 चीज़ों पर की तरफ इशारा किया। एक तो आपने ये कहा
कि आपको भरपूर तनख्वाह मिल रही है और प्रोफेसर पढ़ाने नहीं जाना चाहते, डॉक्टर गाँव में नहीं जाना चाहते, मास्टर गाँव में नहीं जाना चाहते। अब ये तो एक अलग ही बात हो गई। तो ये वर्क कल्चर भी सरकार को डेवलप करना पड़ेगा ना सर। अब आप देखिए, डॉक्टरों को स्थायी फंड के रूप में 75 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक मिल रहा है। कई जगह इतनी तनख्वाह नहीं है महीने की, लेकिन डॉक्टरों को सरकार ने 75 से 1 लाख का स्टाइपेंड देने का प्रोसेस शुरू किया, मिल भी रहा है। हजारों इंजीनियर मध्य प्रदेश में हैं, लेकिन अभी मेट्रो की कंसल्टेंसी कोई प्राइवेट फर्म बनाती है, और वो प्राइवेट फर्म बनाती है तो वो क्लैश कर रहा है, वो पीडब्ल्यूडी के ब्रिज को क्लैश कर रहा है। वो रूट ऐसा हो रहा है कि रोड वहाँ इतनी नीची हो गई कि ऊंचे वाहन नहीं निकल सकते, तो खुदाई हो रही है। ये सब क्या है? ये इस बात पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि एक बहुत सारा बजट आपका इन कामों में जा रहा है। पहले आप सड़क ऊंची कर दो, फिर गड्ढे खोद के नीचे कर दो। आपने 2 बार उसमें पैसे लगाए, पहले रोटरी बड़ी कर दो, फिर छोटी कर दो। तो ये जो अनावश्यक खर्च है, इससे आप कई लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो सरकार को रोजगार के साथ साथ इस बारे में भी विचार करना चाहिए कि हम खर्च कैसे कम करें, और जिनको हमने रोजगार दिया है वो ईमानदारी से काम कैसे करें। एक बात और है, उस बारे में भी विचार करना चाहिए। अभी पिछले 2-3 साल के जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करके बच्चे बैठे, उनको भी नौकरी नहीं दी गई। इस बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए कि वो पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं तो उनको रोजगार कब मिलेगा। इस बारे में भी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि नए पद तो सृजित करने ही करने हैं, आपको पुरानों को भी पोस्टिंग करनी है। और फिर ये जिस उद्देश्य को लेकर आप काम कर रहे हैं, आपका सरकार की मंशा है कि शिक्षक ग्रामीण अंचलों में जाए, सरकार की मंशा है कि डॉक्टर ग्रामीण अंचलों में जाए, तो उस पर मॉनिटरिंग करना भी सरकार की जिम्मेदारी है कि हम नौकरी दे रहे हैं और डॉक्टर जा ही नहीं रहा। प्रोफेसर कॉलेज में जाते हैं, मुझे तो ये लगता है कि सबसे ज्यादा मेहनत प्राइमरी स्कूल में हो रही है और सबसे कम मेहनत प्रोफेसरों को हो रही है। अभी एक घोषणा की कि रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ प्रोफेसरों को मोहन सरकार पेंशन में बढ़ोतरी कर रही है, कुछ कर रही है। देखा जाए व्यवहारिक तौर पर सबसे कम काम यदि कहीं मिलेगा आज तो कॉलेज एजुकेशन में मिलेगा आपको। सबसे ज़्यादा काम, सबसे ज़्यादा आवश्यकता टीचर की है वो प्राइमरी लेवल पे है। सबसे ज़्यादा आवश्यकता एजुकेशन की किस स्तर पे? ग्रामीण स्तर पर है। तो इन पहलुओं पर भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। जी संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है आत्मनिर्भर और स्वरोजगार की तरफ पूरा ध्यान है, और ऐसा नहीं है कि हम रोजगार देने की तरफ, सिर्फ ये नहीं है नौकरी के भरोसे रहें, हम रोजगार देने की सक्षमता पैदा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। देखिए नवीन जी, सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, जब उनसे सकारात्मक बातें भी की जाती कि ठीक है सरकार अगर प्रयास कर रही है तो अच्छी बात है, लेकिन पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उससे मेल नहीं खाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 21 साल पुरानी कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाने लगते हैं और ये बताना भूल जाते हैं कि 21 वर्षों से 2 दशक से अधिक हो गए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि व्यापम घोटाले जैसा कलंक मध्य प्रदेश के माथे पर लगा हुआ है। नर्सिंग घोटाला हो, पटवारी भर्ती घोटाला हो, तमाम तरीके के घोटाले जो शिक्षा माफिया कर सकते थे उन्होंने इस प्रदेश में किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता आज भी पूरी ताकत से कहते हुए पाए जाते हैं कि ये सब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, और जो छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं उस पर सरकार ने एक्शन ली है। 55 से अधिक मौतें हुई हैं व्यापम घोटाले में, हजारों लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ है, चाहे पुलिस भर्ती घोटाला हो, नर्सिंग घोटाला हो, तमाम घोटाले। आपको नवीन जी फहरिस्त बताने की आवश्यकता नहीं, आपको सब मालूम है। लेकिन सरकार के प्रवक्ता ये कहने की बजाय कि व्यापम जैसा कलंक इस प्रदेश के माथे पर दोबारा नहीं लगने दिया जाएगा, वो कहते हैं कि कांग्रेस शासन में घोटाले होते थे। मैं समझता हूं इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती, इससे अधिक सीनाजोरी की बात कुछ नहीं हो सकती। और दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि स्वरोजगार की तरफ की बातें कर रहे हैं। अभी मंजरी जी ने कहा कि 1,50,000 करोड़ से अधिक का निवेश मध्य प्रदेश में आया है और इतने लाख रोजगार उससे सृजित हुए हैं। मंजरी जी, पहले तो ये समझना चाहिए कि एमओयू अलग होता है और निवेश जो धरातल पर उतरता है उसके बीच में काफी बड़ा अंतर होता है। अगर 1.5 लाख करोड़ का कोई एमओयू साइन हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो निवेश धरातल पर उतरा है। आपके आंकड़े अगर ये कहते हो कि 1.5 लाख करोड़ का निवेश आया है तो आप जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूं, लेकिन एमओयू कभी भी धरातल पर उतरने में और एमओयू में बहुत बेहद फर्क होता है, और उतने रोजगार कभी सृजित नहीं हुई। ये दावा तो सरकार ने भी नहीं किया कि इतने रोजगार हमने सृजित कर दिए, इतने रोजगार मिले। तो आज तक जितनी भी इन्वेस्टर समिट हुई, पहले भी शिवराज सिंह के समय में 5-5, 6-6 समिट हुई, मोहन यादव जी ने समिट की, लेकिन इनका धरातल पर इंप्लीमेंटेशन कितना होता है, कितने निवेशक आते हैं,
वो सबसे बड़ी बात है कि हम मध्य प्रदेश की ओर निवेशकों को आकर्षित क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हमें आमंत्रित करने से निवेश नहीं मिल पाएगा, हमें निवेश को आकर्षित करना पड़ेगा। आमंत्रित करने में और आकर्षित करने में बेहद फर्क है। हम क्यों नहीं, हम लैंड लॉक्ड ऐसा स्टेट है जिसमें चारों तरफ से हम सबके करीब है, हर स्टेट के करीब है, क्योंकि हम भारत के दिल में रहते हैं, बीच में रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम क्यों ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पा रहे कि तमिलनाडु वाला जब उद्योग लगाने जा रहा है तो पंजाब चला जा रहा है, लेकिन बीच में मध्य प्रदेश नहीं रुक रहा है। तो उसका एक सीधा सीधा कारण है कि जो यहाँ की नौकरशाही है, जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, वो कभी भी इन्वेस्टर फ्रेंडली या उस तरीके से उसकी सोच नहीं रही है। हमें विजन बनाना होगा इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए, नहीं तो इस प्रकार के जितनी भी इन्वेस्टर समिट होंगी उनका वही असर होगा जो पहले होता आया है। और हमको इस प्रकार की शर्तें भी रखना पड़ेगी उद्योगों के आगे कि अगर हमारे वहां इन्वेस्टमेंट आता है तो यहाँ के युवाओं को 70% रोजगार देना अनिवार्य होगा, जैसा कि कमलनाथ जी की 1.5 महीने की सरकार में हमने ये वादा किया था। और हमने तो ये तय किया था कि अगर कोई भी उद्योग आया तो 70% रोजगार स्थानीय युवा को देना पड़ेगा। लेकिन अभी मंजरी जी मेरी 1.5 साल की सरकार जो कमलनाथ जी की आएगी उसके बारे में गिनाने लग जाएंगी, ये नहीं बताएंगी कि 21 सालों में उपलब्धियां क्या है, एमओयू और जो निवेश आया उसमें फर्क होता है कि नहीं होता है, और एमओयू का जो अनुमान है कितने रोजगार सृजित होंगे। प्रतिक्रिया दीजिए। ये दावे किताबी हैं? किताबी दावे नहीं है, ये पोर्टल पर दर्ज है। 2007 में 1.20 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे, जिसमें से 17,311 धरातल पर आए, जमीन पर आए, जिसमें 49,750 लोगों को रोजगार मिला। अब सुनने का मादा रखिएगा। 2010 में 109 एमओयू साइन हुए, जिसमें 235 लाख करोड़ का निवेश के एमओयू साइन हुए थे, जिसमें से आए 26,839 लाख करोड़, जिसमें 235 लाख करोड़ जी जी के एमओयू साइन हुए थे, जिसमें से आए 26,889 करोड़ और जिसमें से मिला 25,000 लोगों को रोजगार। तो ऐसे मेरे पास पूरा जो मिला के मैंने आपको जो बताया था ना, वो यही बताया था कि 1,52,000 करोड़ के एमओयू साइन नहीं हुए। एमओयू तो साइन हुए थे 17.3 लाख करोड़ के, जिनमें से आए हैं 1,52,113 करोड़ के जो निवेश है वो जमीन पर आए हैं, एमओयू साइन नहीं हुए। मैंने आपको वही बताया था। मैं भी जानती हूँ कि एमओयू साइन में और धरातल पर जो निवेश आया उसमें कितना फर्क है। दूसरी बात, आपकी कमलनाथ सरकार ने तो ये कहा था कि हम बेरोजगारों को 4,000 रुपए का जो है बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपने दिया क्या? आपके अन्य राज्यों में सरकारें, आपने कहा हम 8,000 और 10,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया क्या आपने? आपने तो आते साथ घोटाले किया। आप घोटाले की बात करते हैं। आपने 15 महीने की सरकार में वल्लभ भवन को ट्रांसफर अड्डा और घोटालों का अड्डा बना दिया था। 500 करोड़ का कृषि घोटाला किया, 477 करोड़ का जन संसाधन घोटाला किया, छात्रवृत्ति घोटाले किया, ऐसे कई सारे घोटालों की लिस्ट है। और आपके जमाने में निवेशक आते ही नहीं थे। अब आप कहेंगे 21 साल पुरानी बात करने लगे, तो मैं करूंगी, क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि सड़कों में गड्ढे और गड्ढे में सड़क, ये समझ में नहीं आता था। मध्य प्रदेश में कोई निवेशक नहीं आते थे। मध्य प्रदेश की धरती पर हमने जो है उद्योगपति आए, उनके लिए यहाँ पर वैसा वातावरण निर्मित किया, निवेशक फ्रेंडली जो है हमने वातावरण यहाँ निर्मित किया, सड़कों की कनेक्टिविटी बढ़ाई। आज देखिए इतने बड़े पैमाने पर आज कानपुर से भोपाल तक का जो कॉरिडोर, पूरा जो 4 लेन रोड बन रही है, उससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। हमने रोडों का जो जाल बिछाया, 5 लाख किलोमीटर सड़कें जो बनी है, उससे लोग आ रहे हैं। और उस तरीके से यहाँ मध्य प्रदेश में बहुत संभावना है, हमने उन संभावनाओं को पैदा किया, संभावनाओं को सामने जाकर रखा, तब जाकर निवेशक इस मध्य प्रदेश की धरती पर आ रहे हैं और लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि मंजरी जी को कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको ये पूरा जो मैं बताया, मैंने इसीलिए कि मध्य प्रदेश के पोर्टल पे आप जाके देखेंगे, आप गूगल पर सर्च करेंगे, ये सब आपको मिल जाएगा। मैंने भी आपको वही बताया जो आप जानना चाह रहे थे। दूसरी बात, मध्य प्रदेश की जी प्रतिक्रिया लेता जी योगी राज जी। देखिए ये तो ठीक है, लेकिन इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि व्यापम घोटाला, उसके बाद नर्सिंग घोटाला, पटवारी परीक्षा घोटाला, ये जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है, इसने कितने युवाओं का भविष्य तबाह किया है। और वो तो खुर्द-बुर्द हो गई जांच, पता नहीं चला कि कहाँ गई। जो लोग थे वो आजकल बढ़िया सोशल मीडिया पर ज्ञान दे रहे हैं, गाने वाने गा रहे हैं बढ़िया अच्छे से। खनन माफिया, वो सरकारी जो तंत्र के मुख्यालय उनके इर्द गिर्द घूम ही रहे हैं। तो जब तक आप ये संदेश नहीं दोगे इन बड़े उसमें से
अब वो नर्सिंग में से नर्सिंग की एक रजिस्ट्रार जो एक सीनियर नर्स होती है ले दे के वहीं ठीकरा फोड़ दिया। लेकिन मेडिकल एजुकेशन के आयुक्त वो तो जो जो मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी है, जैसे कलेक्टिवली इंजीनियरिंग के लिए आरजीपीबी है जो मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी है जबलपुर, वहाँ तो मतलब अव्यवस्थाओं का केंद्र है। उनकी इंटरनल जो जांच रिपोर्ट्स अगर आप उठा के देख लें तो एग्जाम जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है वो वहाँ वो कॉपी उसको काम दिया है, वो प्रिंट कर रही है, डेटा में बदलाव, एग्जाम में नहीं बैठ रहे हैं। मतलब एक तो वो था व्यापम जिसमें लोग अपात्र लोग मेडिकल स्टूडेंट बने, इसमें तो अपात्र लोग डॉक्टर बन रहे हैं और फिर ये इलाज करेंगे फिर नहीं, वो तो इलाज तो हो रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है नवीन जी, रोजगार सृजित तो आप करिए, ये आपकी जिम्मेदारी भी है, लेकिन जो लूपहोल्स आपने जगह जगह बना रखे हैं, आज ही मैं एक खबर पढ़ रहा था, मध्य प्रदेश की जो टॉप यूनिवर्सिटी मानी जाती थी इंजीनियरिंग की आरजीपीवी, उसकी रैंकिंग जिसने 11-13 लाख नंबर पे जो है उसका भी एडमिशन हो गया, और बची जरूरत तो 12th के आधार पर भी एडमिशन हो गया। तो ऐसा स्तर तो कम से कम मत करिए, क्योंकि जब ये बच्चे जाएंगे तो फिर प्लेसमेंट इनका कैसे हो पाएगा। जिस जबलपुर यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम 2 साल पहले हो जाना चाहिए था, वो सत्र जो 2 और 3 साल पिछड़ रहा है। तो ये मतलब रोज़गार की तो बात अलग है, ये रेगुलर हो जाए, क्योंकि आप उन बच्चों का सोचिए जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जो एग्ज़ाम का इंतज़ार करते हैं, और इतना समय आज किसके पास है साहब। लोग 3 साल का ग्रेजुएशन करने में बड़ा सोचते हैं आजकल, पहले तो था साहब उन्हें कहाँ तक पढ़ लिखो, BA, अरे बहुत बड़ी बात है, और जिसने MA कर लिया तो अरे साहब ये तो बहुत ही बड़े हो गए। अब BA MA और 5 साल का टाइम ही नहीं बचा। बच्चा चाहता है 12th किया उसने और उसको कहीं ना कहीं उसको दिशा मिल जाए, तो सरकार को उस दिशा में सोचना पड़ेगा कि टाइम पे परीक्षाएं हों, टाइम पे रिजल्ट आए, जो एलिजिबिलिटी टेस्ट लिए गए उनको टाइम पे रोजगार मिल जाए। ये डिले प्रोसेस जो है ये बहुत नुकसान पहुंचा रही है, और इससे छात्र या स्टूडेंट जो है, युवा जो है, वो अनिर्णय का शिकार हो रहे हैं। रिजल्ट आया नहीं, अब हम क्या करें साहब। अब बेचारे कई लोग तो ऐसे आते हैं 1-2 साल इसी में लगा देते हैं कि यार वो रिजल्ट आ जाए फिर हम कुछ सोचें। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन सरकार को इन पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए विद इन टाइम फ्रेम। और चूँकि मुख्यमंत्री तो खुद एजुकेशन के एक विशेषज्ञ हैं, स्कूल हायर एजुकेशन पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो ये सब यदि वो नहीं सुधारेंगे तो फिर कौन सुधारेगा। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो रोजगार सृजन की घोषणा करके निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन सरकार बधाई की पात्र है, लेकिन अभी मंजिल और दूर है, बहुत दूर तक चलना है। दूसरा, सिर्फ रोजगार सृजन नहीं करना है, जिस हेतु रोजगार सृजित हुए हैं वहाँ वह कार्य दक्षता भी देखने को मिले। अगर आपने शिक्षकों के पद भरे हैं तो शिक्षक स्कूल तक पहुँचें, डॉक्टर हॉस्पिटल्स तक पहुँचें। एक बड़ी जागरूकता की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं सरकार तमाम अवेयरनेस ड्राइव चलाती है, तो यहाँ कर्तव्य निष्ठा के जागरण की भी आवश्यकता है। और जिस प्रकार से दीपावली पे सैलरी पहले देने का वादा किया है, ये भी बड़ी बात है। मतलब कर्मचारी हितैषी निर्णय है, युवाओं के लिए बहुत अच्छा निर्णय है, लेकिन ये निर्णय समय पर फलीभूत हों और जो कुछ दाग मध्य प्रदेश के चेहरे पर पिछले सालों में लगे हैं वो दाग मध्य प्रदेश के चेहरे से हटे, मध्य प्रदेश को उन सब भ्रष्टाचारों से छुटकारा मिले, इसकी दिशा में भी सरकार को कड़ा काम करना होगा। इंडिया एजेंडा में नहीं, अब बन रही है IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।